नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी की जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में काम करती है। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और कंपनी का नाम है एफएल लिमिटेड। और आज की वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली ये कंपनी क्या करती है, किस प्रकार से ये मोबाइल एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाती है, किस प्रकार का इसका रेवेन्यू मॉडल है, क्या इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान, सरल और कॉमन हिंदी में, आम बोलचाल की हिंदी में। हालांकि ये वीडियो तकनीकी है लेकिन हमेशा की तरह बहुत ही सरल भाषा में आपको सब कुछ समझाएंगे हम इस वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो इस कंपनी की शुरुआत 1994 में मुंबई में हुई और उस समय इस कंपनी का नाम तेजस सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। 2006 में अनुज खन्ना सोहम साहब ने इस कंपनी को एक्वायर किया और ये इसके प्रमोटर ही नहीं, अब फिलहाल इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। ये जो सज्जन हैं, इन्होंने ये कंपनी अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर खरीदी। और अनुज खन्ना सोहम साहब के बारे में एक खास बात ये सिंगापुर के नागरिक हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इस कंपनी का नाम इन्होंने एक्वायर करने के बाद ये जो प्रेजेंट नाम है वो कर दिया। उस समय ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसलिए कंपनी का नाम रखा गया एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2018 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में बदल दिया गया। जुलाई 2019 में कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ के समय कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी और जो आईपीओ जिस भाव पे दिया गया वो 745 रुपये था। 2021 में शेयर स्प्लिट हुआ और जो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी उसको 2 रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया और अब इस शेयर का भाव 1630 रुपये के लगभग है। तो लगभग 6.5 साल में, आईपीओ के बाद के लगभग 6.5 साल में ये 11 गुना शेयर हो चुका है। तो कंपनी का CAGR अगर देखें, यानी साल दर साल का रिटर्न देखें, तो 44.5% का साल दर साल का जोरदार रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ये जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये मोबाइल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में काम करती है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि इसका काम ये है कि ये किस यूज़र को किस समय, किस तरीके का, किस ऐप या वेबसाइट पर कैसा विज्ञापन दिखाए ताकि जिस कंपनी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है उसका या तो ये जो ग्राहक है, यानी जो मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, वो या तो उस साइट पे रजिस्टर कर ले, उसका ऐप डाउनलोड कर ले या कुछ ना कुछ खरीदारी कर ले। और जब ये कोई एक्शन लेता है मोबाइल यूज़र, जिसको वो एडवर्टाइजमेंट ये एफएल लिमिटेड दिखा रही है, तो एफएल लिमिटेड को जो इनकी क्लाइंट कंपनी है, यानी जो एडवर्टाइज़र है, उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसके काम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप शाम को घर आने के बाद, अपने काम धंधे से घर आने के बाद 7 से 9 बजे तक इंस्टाग्राम देखते हैं और वीकेंड्स पे आप कोई शॉपिंग ऐप्स पे जाते हैं, यानी क्या खरीदारी बाज़ार से आपको करनी है, घरेलू या अन्य, तो वो आप देखते हैं। और गेमिंग भी आप कभी कभी करते हैं लेकिन बहुत ही कम, रेयरली। गेमिंग में ज़्यादा आपका शौक नहीं है, हालांकि 1-2 ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं। अब एफएल लिमिटेड का जो एआई है वो आपका ये जो पैटर्न है ना, रूटीन पैटर्न, उसको पहचानेगा और उसके हिसाब से जो शाम को 7 से 9 बजे तक आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट देगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई नए हेडफोन की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह के लिए आपको हो सकता है कोई नए हेडफोन की आवश्यकता हो, तो वो हेडफोन का एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। वीकेंड्स पे आपको फैशन एक्सेसरीज या ग्रोसरीज से रिलेटेड विज्ञापन दिखाएगा। और चूंकि गेमिंग में आपकी रुचि नहीं है तो उस तरह के विज्ञापन आपको रेयरली दिखाएगा। ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा, वो ये है कि भाई मेरा तो एफएल से कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने ना तो कभी उससे इंटरेक्ट किया, ना मैं उसका नाम मैंने कभी सुना, ना मैंने उसका वेबसाइट पे, ना मैं उसकी वेबसाइट पे कभी गया, ना मैंने उसका कोई ऐप डाउनलोड किया। फिर ये मुझे, यानी एफएल मुझे टारगेट एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से दिखा सकता है? तो देखिए, इसके लिए आपको जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का इकोसिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं तो होता ये है कि जैसे जो भी ऐप डेवलप किया जाता है, तो उसको डेवलप करने वाला या जो डेवलपर होता है वो बीच में, यानी ऐप के बीच में कुछ खाली स्लॉट छोड़ता है विज्ञापन के लिए। वो आपको हमें दिखाई नहीं देते,
लेकिन वो जो स्लॉट्स हैं स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए बने हुए होते हैं और इन स्लॉट्स को वो बेच देता है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म को। तो ये वो ब्रोकर हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं ये। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ब्रोकर के मैं संज्ञा दे रहा हूँ। तो डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स को ये खाली स्लॉट्स बेच दिए जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि एक सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जैसे जोमेटो या स्विगी या इसी तरीके के 99 एकर्स, इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो चाहते हैं, वो सप्लाई साइड है, यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो विज्ञापन है ना आप इस प्लेटफॉर्म पर दिखाओ, यानी उस ऐप पर दिखाओ। अब सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म और डिमांड साइड प्लेटफॉर्म जो है इनको मैच कराने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको मार्केट प्लेस बोलते हैं, यानी एक बाजार होता है। एक बाजार, ये सब ऑनलाइन काम चलता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम चलता है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और मिली सेकेंड्स में ये सब काम होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए एक साइड डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरी साइड सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये जहाँ आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं एड मार्केट प्लेस, यानी कि एक बाजार है जहाँ पे ये दो पार्टीज मिल जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये बात भी हमें समझ में आ गई, एडवर्टाइज़र भी हो गया और आप जिसने स्लॉट निकाला वो भी है, और जो स्लॉट के लिए जो ब्रोकर है वो भी अवेलेबल हो गया। अब ये सब चीज़ें मैच तो हो गई। तो एफएल क्या डिमांड साइड प्लेटफॉर्म है? नहीं। तो क्या एफएल सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइज़र है? वो भी नहीं है। तो क्या एफएल एड मार्केट प्लेस है? नहीं, वो भी नहीं। तो आखिर एफएल है क्या? तो एफएल इंडिया लिमिटेड का काम ये है कि एफएल एफिशिएंटली डिमांड और सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स को मिलाए और इस तरीके से टारगेट मार्केटिंग करे जो मोबाइल यूज़र है उसका उसका यूज़ पैटर्न आइडेंटिफाई करके कि वो कोई ना कोई ऐप या जो विज्ञापन में दिखाया हुआ प्रोडक्ट वो खरीद ले, कोई ऐप डाउनलोड कर ले या ऐप पे रजिस्टर कर ले। और जब ऐसा कोई काम कर लेता है मोबाइल यूज़र एफएल के विज्ञापन दिखाने के बाद, तब एफएल को रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। ब्रॉडली इनके दो बिजनेस सेगमेंट हैं, लेकिन इनका जो 99.6% रेवेन्यू आता है वो इनका एक सेगमेंट से आता है, उसका नाम है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, और 0.4 यानी बहुत ही कम नेग्लिजिबल जो इनका रेवेन्यू आता है वो आता है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से। तो ये जानते हैं कि कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये एडवर्टाइजमेंट पुश करते हैं। तो किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए कोई ऐप कभी यूज़ नहीं किया तो उसको ये फोर्स इस बात के लिए करते हैं थ्रू टारगेट एडवर्टाइजमेंट। फोर्स नहीं कहेंगे तो परसुएड कहेंगे। तो ये परसुएड इस बात के लिए करते हैं कि वो आदमी कोई ऐप डाउनलोड कर ले या कुछ चीज़ खरीद ले या साइट पर रजिस्टर कर ले या कुछ ना कुछ जो इनके एक्शनेबल कुछ होता है ना जिनसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो कर ले। तो पहला एक्शन हुआ न्यू कस्टमर एक्विजिशन। जो दूसरा हुआ उसका मतलब रीटारगेटिंग, वो उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। अब ये रीटारगेटिंग क्या हुआ? भाई आप ऑलरेडी कस्टमर हैं, अमेज़ॉन के कस्टमर हैं। अब आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने कोई जैम खरीदा। अब वो जैम खरीदने के बाद कार्ट में आपने डाल लिया और कार्ट में डालने के बाद आपको लगा नहीं यार अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे, इसको तो हो सकता है कोई दूसरा मेरे को स्कीम मिल जाए कहीं से। तो ये वाली जो चीज़ है ये आइडेंटिफाई करता है एफएल। उसका इंटेलिजेंट जो एआई का सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपने जैम खरीदा लेकिन अभी आपने कार्ट में पड़ा हुआ आपके, तो वो बार बार आपको समय समय पर आपको दिखाएगा जैम से रिलेटेड विज्ञापन और इस बात पे आपको परसुएड करेगा कि भाई आप जो है ना वो जैम खरीद लें। किसके लिए परसुएड करेगा? उस पर्टिकुलर एडवर्टाइज़र के लिए जिसका एडवर्टाइजमेंट ये एफएल लिमिटेड आपको पुश कर रहा है। ये रही दो बातें। तीसरा आइटम या तीसरी तरीके का काम जो ये कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर करते हैं वो ये है ऑनलाइन ग्राहक को ऑफलाइन ग्राहक के रूप में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा सर्च किया तो ये आपको क्या करेंगे, इस तरीके ऑनलाइन विज्ञापन दिखाएंगे कि आपके लोकेशन से वो पिज़्ज़ा जो है 300 मीटर दूर है और उस पर 20% ऑफ है या पर्टिकुलर कोई कोक की बोतल उसके साथ मिल रही है या इस तरीके विज्ञापन, ताकि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं लेकिन आप
ऑफलाइन जाकर वहाँ से वो माल खरीद लें। दूसरा जो इनका सेगमेंट है जहाँ से इनका नेग्लिजिबल रेवेन्यू आता है वो है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। वहाँ से इनका रेवेन्यू मात्र 0.4% आता है। और ये जो सेगमेंट है ये सिर्फ जो कंपनीज हैं वो अपनी विजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या ब्रांड कैंपेन चलाती हैं। तो जैसे मान लीजिए स्विगी है, वो इन जनरल लोगों अपने आप को पॉपुलर करना चाहती है, टारगेटेड नहीं, इन जनरल पॉपुलर करना चाहती है, तो अपना नाम याद रखवाना चाहती है आप लोगों से। तो बार बार वो जो एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो ब्रांड कैंपेन्स कहलाते हैं। तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 0.4% आता है। अब इनके रेवेन्यू मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। इस रेवेन्यू मॉडल को कृपया करके आप ध्यान से सुने, उसमें कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ जाएंगे तो कंप्लीट एफएल लिमिटेड के और इस तरह के अन्य कंपनियों के जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में या इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट में होती हैं उनके बिजनेस मॉडल को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए है क्या कि ये जो इनका रेवेन्यू मॉडल है उसको बोलते हैं कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र। कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र यानी ये जो पैसा लेते हैं या इनको जो पैसा मिलता है वो इस बात का नहीं मिलता कि आपने या इन्होंने मोबाइल यूज़र को एक विज्ञापन दिखा दिया, वहाँ पर पैसा नहीं मिलता। एक कोई एक्शनेबल काम जब तक मोबाइल यूज़र नहीं करेगा, एक्शनेबल काम का मतलब क्या, मतलब या तो वो ऐप डाउनलोड करे या वो रजिस्टर करे या फिर वो कोई चीज़ खरीदे। और जब ये 3-4 एक्शन जो डिफाइंड होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट में, एफएल लिमिटेड के अपने क्लाइंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफाइंड होते हैं, जब तक वो एक्शन नहीं लेता मोबाइल यूज़र तब तक एफएल को कोई पैसा नहीं मिलता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एफएल मुनाफा कैसे कमाता है। तो ये क्या करता है कि जो सप्लाई साइड वाले होते हैं यानी जो ऐप डेवलपर्स के जो एजेंट्स होते हैं जो स्लॉट बेचने को तैयार रहते हैं, वहाँ से ये बल्क में स्लॉट उठाता है और उनसे ये कहता है भाई मैं आपके यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा ना तो पर 1000 एडवर्टाइजमेंट में आप मुझे इतने पैसे दे देना। उसकी रेट काफ़ी कम होती है। अब ये क्या करता है, ये एक रिस्क लेता है क्या कि ये अपने एडवर्टाइजर्स से यानी जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है तो वहाँ पर उनसे ये कहता है साहब मेरे पास स्लॉट खाली पड़े हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, आप चाहो तो मैं आपका विज्ञापन इन स्लॉट्स पे दिखा देता हूँ और उसके बदले में अगर दिखाने का नहीं, अगर आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाए यानी वो कुछ परचेज कर ले या वो आपका ऐप डाउनलोड कर ले या आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर ले तो आप मुझे पर यूज़र जो उसने एक्शन लिया उससे मुझे पैसा दे देना। अगर मैथमेटिकली इसको समझना चाहें तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्लॉट मान लीजिए खरीदे कि भाई हम इस स्लॉट पर 1000 विज्ञापन दिखाएं ना तो आपको 100 रुपये देंगे। तो जो इनका खर्चा हुआ वो रहा 100 रुपये, ठीक है। 1000 विज्ञापन दिखाएंगे, 100 रुपये इनका खर्चा आया। अब जब ये अपने क्लाइंट्स को यानी जो एडवर्टाइज़र को ये बेचेंगे तो उनसे ये कहेंगे कि साहब आप है ना हम विज्ञापन दिखाएंगे लेकिन आप हमें विज्ञापन दिखाने का पैसा मत देना, आप तो पैसे तब देना जब आपकी कोई खरीद हो जाए, आपका कोई ऐप डाउनलोड हो जाए या आपका साइट पे कोई आके रजिस्टर कर ले। अब मान लीजिए वो जो 1000 विज्ञापन दिखाए वहाँ पर मान लीजिए 3 लोगों ने भी रजिस्टर कर लिया और उसकी कीमत पर रजिस्टर की या रजिस्टर कर लिया या उन्होंने कोई सामान खरीद लिया, कोई एक्शनेबल एक्शन उन्होंने ले लिया और मान लीजिए 1000 में से 3 भी ऐसे एक्शनेबल रिजल्ट्स उनको मिल गए यानी एफएल ने कन्वर्ट करवा दिए और उस पर कन्वर्जन की रेट 200 रुपये, तो उनको रेवेन्यू कितना आया 600 रुपये और जो उन्होंने कॉस्ट दी वो कितनी थी 100 रुपये। तो 600 माइनस 100 जो है ना ये इनका प्रॉफिट हुआ और यही इनका जो है बिजनेस मॉडल है। ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है यानी बिना रिजल्ट आए एडवर्टाइजर इनको कुछ नहीं देता है। तो इनका जो फोकस है वो इस बात पे ये रिस्क लेते हैं। रिस्क इस बात का लेते हैं कि कस्टमर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जो एडवर्टाइज़र है वो इनके पास इसलिए आता है कि उसका कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। जब तक कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, जब तक उसको कुछ पैसा जनरेट नहीं होगा एडवर्टाइज़र के लिए, तब तक उसको इस कंपनी को कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो ये इनका बेसिकली रेवेन्यू मॉडल है। अब आप ये समझ लीजिए जितने ज़्यादा कन्वर्जन होंगे उतनी ज़्यादा इनकी कन्वर्जन की पर कन्वर्जन की रेट भी होगी। भाई ज़्यादा कन्वर्जन अगर ये कर पा रहे हैं
इनका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन कर पा रहे हैं। जो मोबाइल यूज़र है वो इनका विज्ञापन देख के कुछ रजिस्टर कर रहा है या कुछ सामान खरीद रहा है, तो जितने ज़्यादा ये कन्वर्जन कर पाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी रेवेन्यू की रेट होगी। ठीक है ना। तो इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। 2023 में जो इन्होंने कन्वर्जन किया वो 25 करोड़ 68 लाख कन्वर्जन इन्होंने की, और उस समय इनकी जो रेट थी वो थी 51.3, यानी पर कन्वर्जन की रेट 51.3 थी, और 25 करोड़ 68 लाख इन्होंने कन्वर्ट किए। और जो 2025 साल ये ख़त्म हुआ उसमें उन्होंने कन्वर्जन किया 39 करोड़ 28 लाख। और जब इतने ज़्यादा कन्वर्जन कर दिए तो ऑफकोर्स इनका जो है रेवेन्यू पर कन्वर्जन या जो चार्जेस पर कन्वर्जन है वो भी बढ़ गया, वो हो गया 57.5। तो ये जो है ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। जैसे जैसे इनका कन्वर्जन बढ़ता जाता है, कन्वर्जन रेट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका पर कन्वर्जन जो कॉस्ट है या इनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका टोटल रेवेन्यू दिखाता है। अब अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो इनकी कॉस्ट, पहली चीज़ तो ये है कि वो एडवर्टाइजिंग स्लॉट खरीदने में, दूसरी कॉस्ट डेटा से रिलेटेड है क्योंकि इंटरनेट पे ये सारा काम होता है, और तीसरा जो काम है इनका जो प्लेटफॉर्म होस्टिंग जो होती है, क्लाउड पे जो होस्ट करते हैं ये, क्लाउड के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में बताया। तो क्लाउड में जो होस्टिंग ये अपने प्लेटफॉर्म को करते हैं उसकी फीस है। तो ये जो है एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि इस तरीके जो सिस्टम है ना इसको स्केलेबल बनाया जा सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है। इनके प्राइमरी मार्केट्स की बात करूं तो वैसे तो ये 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, यानी वहाँ के जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको अपने ये सर्विसेज देते हैं। लेकिन इनकी जो मेन प्रेजेंस है वो एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, और उसकी जो अदर ज्योग्राफीज़ हैं इनकी वो यूरोप और अफ्रीका है। इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 73% आता है, और बाकी कंट्रीज से 27% इनका रेवेन्यू आता है। कैटेगरी की बात करें तो ये EFGH जो बढ़ती हुई कैटेगरीज हैं, उन चारों कैटेगरीज में जो तेज़ी से बढ़ती हुई जो कैटेगरीज चारों हैं उसमें अवेलेबल ये मौजूद हैं। अभी E क्या हुआ, तो E फॉर एंटरटेनमेंट एंड ई-कॉमर्स, F फॉर फिनटेक, G फॉर ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट्स, और H फॉर हेल्थ केयर। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए पहली चीज़ ये है कि हम जो शिफ्ट हो रहे हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन पर हो रहे हैं। भारत में और अन्य देशों में भी जो मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, डेटा की कॉस्ट कम होती जा रही है, जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो एड स्पेंड है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक्चुअली सेक्टर टेल विंड है, यानी कि ये जो सेक्टर है राइजिंग सेक्टर है। अब ये तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट इसमें वीकनेस क्या है इस बिज़नेस की? सबसे बड़ी वीकनेस ये एक्सट्रीम कंपटीशन है। जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनमें हमेशा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस और कंपटीशन का रिस्क रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते कि आपसे बेटर टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी लेकर कोई आएगा नहीं। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है। भाई आपका डेटा लिया जा रहा है, आपकी जो किस तरीके आपकी हैबिट्स हैं ये आपका ट्रैक किया जा रहा है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में तो इस तरह डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं। भारत में अभी उतने लॉज हैं नहीं, अभी लीनियंसी है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉज कुछ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में 5-7 सालों में अगर कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं कि भाई आप किसी भी तरीके का डेटा जो है कस्टमर से ले नहीं सकते बिना उसकी एक्सप्रेस कंसेंट के, तो इस तरह की कंपनीज़ को इशू आ सकते हैं। फिर क्या है, इनका जो क्लाइंट है, इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो कुछ क्लाइंट से आता है, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी इस कंपनी के लिए है। मार्केट कैप की बात करूं तो 23,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी, डेट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये बहुत ही नेग्लिजिबल मिनिमल इनका डेट है। जो ROE है वो एवरेज ROE है 14% का, लेकिन PE जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 55 का है। 3 साल की सेल 28% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 21% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 55% होल्डिंग है, FIE के पास 19% होल्डिंग है, DIE के पास 15% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 11% होल्डिंग है। वीडियो को समराइज़ करूँ तो इस कंपनी में जो मैं मेजर रिस्क देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि
कोई नया कोई प्लेटफॉर्म, नई कोई टेक्नोलॉजी, नया कोई सॉफ्टवेयर या नया कोई सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स का सिस्टम वो डेवलप हो सकता है जो इस कंपनी से बेटर टारगेट मार्केटिंग कर सके। दूसरा जो रिस्क मुझे नज़र आता है वो प्राइवेसी लॉस से रिलेटेड नज़र आता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो प्राइवेसी के बारे में लोग बहुत अलर्ट हैं, भारत में अभी उतना अलर्टनेस है नहीं, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी अलर्टनेस आएगी। तो ये दो रिस्क मेजर मुझे लगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंपनी है ना वो अभी हाई पी पे 55 का पी इस कंपनी का है। तो अगर लोअर लेवल पे ये कंपनी मिलती है तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप इसको ऐसा मत समझिए कि आप इसको 8-10 साल तक रख लेंगे, क्योंकि 8-10 साल इस तरह की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में आप समझिए कंपटीशन आने ही वाला है। तो मेरी नज़रों में, हो सकता है आप मुझसे असहमत हों, मेरी नज़रों में ये साल 2 साल 3 साल के लिए आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बैठे, और उसके अलावा ये कंपनी जब तक अन्य सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई नहीं करती है, यानी मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से हटकर ये जब तक कुछ अन्य काम नहीं करती है जिससे इसका जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, तब तक मुझे इस कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा 8-10 साल का पोटेंशियल नज़र आता नहीं है। शेयर को खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।